प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र और आप सभी का हार्दिक व स्वागत अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, कक्षा 8 में जो हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है आपके सिलेबस में, उसमें आज हम सब लोग पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, इस निबंध को लिखने वाले कौन हैं, जिनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है? निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत उच्च कोटि के निबंधकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेकों निबंध लिखे हैं और बहुत सुंदर, एक से एक बढ़िया। तो बच्चों, ये शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, तभी आपकी समझ में आएगा। बच्चों, इस पाठ से अगर कोई पैराग्राफ एग्जाम में आता है तो उसके लिए संदर्भ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक यहाँ समझिए, आज हम सब लोग इस पाठ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या क्या बातें इस पाठ के अंदर लिखी हैं, उनका जानना बहुत जरूरी है। प्रिय छात्रों, मैं सूक्ष्म रूप में आपको यानी संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध क्या निराश हुआ जाए, जिन्होंने लिखा है विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित करता है। ये निबंध जो है क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, लिखित, दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित करता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समाचार पत्रों में, जिनको अखबार कहते हैं, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आशा की ज्योति ना तो बुझी है और ना भारत वर्ष को महान बनाने की संभावना क्षीण हुई है। इस प्रकार से इस पूरे निबंध में बताया गया है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। आइए थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। बच्चों, ये बुक आप अपनी ओपन कर लीजिए, पाठ 7 निकाल लीजिए और पेज 34 यानी 34 पर देखिए। मेरा मन, पाठ को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। देखिए, आरोप लगाना यानी दोषारोपण करना। अच्छा, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी शक की दृष्टि से। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता।
जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, यानी अवगुण खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति शब्द भारतवर्ष के अतीत के गवर में डूब गया। बच्चों, किस गवर में डूब गया? बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन, भूमि नव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारी महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जीविका चलाने का अर्थ क्या होता है? रोजी रोटी का साधन, फरेब झूठ का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी बच्चों, भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। छल धोखा, यानी छल और धोखा करने वाले फरेब का अर्थ है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बच्चों, आज यहीं तक रीड करते हैं, शेष आगे आप भी पढ़ते रहिए। चैप्टर को अगर जितना पढ़ेंगे तुरंत पैराग्राफ एग्जाम में पहचान लेंगे और उसका संदर्भ लिख सकते हैं। अगर पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो आप संदर्भ नहीं लिख सकते, पहचान नहीं सकते कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसकी व्याख्या कैसे होगी। आपने इस पूरी बुक को, आप में जो चैप्टर इसका है आपकी बुक में, उसको रीड करना चाहिए। आप इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, उनको देखिए। आरोप लगाना यानी दोषारोपण करना। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय और मनीषी का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। जीविका का अर्थ होता है रोजी रोटी का साधन और पिसना का अर्थ होता है दुख उठाना। फरेब का अर्थ होता है छल धोखा। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। आस्था का होता है विश्वास। संयम का होता है नियंत्रण। प्रमाण का सबूत। ये सभी जो कठिन शब्दार्थ हैं अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, उनको लर्न करेंगे। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सब लोगों ने पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय।